हेलो रन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। आई एम सिद्धार्थ शुक्ला, डायरेक्टर ऑफ आई गेट। जैसा आपको मालूम है कि यहाँ पे गेट की प्रिपरेशंस होती है और कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर में इस साल हमारे पास काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। इसरो के अंदर में हमारे 3 स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए, सौरभ श्रीवास्तव, हर्षिल गुप्ता और एक अंशुल वर्मा। अंशुल वर्मा वेटिंग लिस्ट में थे, अभी इनका रिजल्ट भी आ गया है, अब क्लियर हो गया है, ये भी इसरो ज्वाइन करने वाले हैं। तो एक मतलब एक ही साथ में एक ही ईयर्स में ये तीनों लोग फ्रेंड थे, एक साथ में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे एनआईटी रायपुर के अंदर में, और एक साथ इन्होंने गेट का एग्ज़ाम लिखा, गेट में रैंक प्रोड्यूस किया और उसके बाद उन्होंने इसरो के लिए भी मोटिवेट हुए और उसके अंदर में भी तीनों के तीनों सक्सेसफुल हुए। मतलब काफ़ी बड़ी बात है कि 3 स्टूडेंट जो आपस में फ्रेंड है, एक साथ पढ़ने आते हैं कोचिंग के अंदर में, एक साथ प्रिपरेशन करते हैं और एक साथ सेम प्लेस में क्या होता है, प्लेस हो जाते हैं, इसरो का क्रैक कर लेते हैं। तो ये काफ़ी मोटिवेटिव बात है हमारे लिए, हमारे भिलाई के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कि एक यहाँ के बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म इंडिया लेवल पे कर रहे हैं। तो आज हम अंशुल वर्मा से आपसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे यहाँ पर कि उन्होंने कैसे अपने आप को इतना मोटिवेट रखा, कैसे उन्होंने इसरो एग्ज़ाम को क्रैक किया, गेट की प्रिपरेशन इन्होंने कैसे क्रैक किया और कैसे उन्होंने किया, मतलब क्या इनका प्लान था, क्या इनका मतलब विज़न था इस सब एग्ज़ाम को लेकर। चूँकि एनआईटी में प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, इनका भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट लग गया था, 9 लाख के आसपास प्लेसमेंट था, अभी जॉब में थे। तो बेटिंग जैसे इनका क्लियर हुआ इसरो का, अब इन्होंने जॉब रिज़ाइन कर दिया, अब यहाँ पे जॉइन करने के लिए जा रहे हैं इसरो के अंदर में। तो हेलो अंशुल वर्मा, कैसा आप फील कर रहे हैं इसरो में जाते समय? और आप 3 स्टूडेंट मतलब 3 फ्रेंड थे, एक साथ आते थे और गेट की प्रिपरेशन भी करते थे और मतलब अभी आपका भी वेटिंग क्लियर हो गया है और आप इसरो में जॉइन करने वाले हैं। तो पहले तो यही क्वेश्चन है कि आपको कैसा फील महसूस हो रहा है वहाँ पर? सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपका इतना मोटिवेशन था, सपोर्ट था, जिसके कारण मैं गेट क्रैक कर पाया और इसरो में सिलेक्शन हो गया। फीलिंग वाइज तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो ऐसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है इसरो, जो सारी दुनिया जानती है, ऊपर से दोस्तों का साथ भी है वहाँ पे, और क्या चाहिए। तो ये तो वाक़ई में काफ़ी अच्छी बात है कि सब फ्रेंड एक ही साथ में जिनके साथ हम घूमे हों, टहले हों और उनके साथ में रह के अब काम करने का भी मौका मिल रहा हो, तो वाक़ई काफ़ी अच्छी बात है ये। तो अंशुल, हम ये जानना चाहते हैं कि जब थोड़ा स्कूलिंग लेवल से कि आप कैसे वहाँ पे स्कूल में जब थे, आप किस स्कूल से थे और उस समय आपका क्या विज़न था कि आपके फ्यूचर में होता है ना, सबका एक विज़न होता है कि स्कूल के टाइम से ही कि हमको आईआईटी जेईई क्रैक करना है या आईआईटी जेईई नहीं हो पाया तो आगे क्या करना है, मतलब कुछ ना कुछ एक विज़न होता है, एक प्लान होता है। तो आपको मतलब आपका उस समय क्या विज़न था? मैंने मेनली स्कूलिंग अपनी एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिलाई से की है। स्कूल समय से ही मेरा इंटरेस्ट, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में रहा है। कंप्यूटर साइंस के अलावा मेरा अदर इंटरेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी में भी रहा है। मैं स्टीफन हॉकिंग का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। तो यही था स्टार्टिंग से। फिर स्कूलिंग लेवल पे तो मुझे स्पेस के बारे में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला, बट हाँ, कंप्यूटर साइंस के बारे में एक्सपोजर मिला, तो मैं स्टार्टिंग से कंप्यूटर साइंस ब्रांच लिया। देन कॉलेज में भी कंप्यूटर साइंस ही लिया। तो उस समय आईआईटी जेईई आपको ज़्यादा टफ लग रहा था कि आपको गेट ज़्यादा टफ लगा? तो इसमें आप क्या बोलना चाहोगे? मुझे पर्सनली आईआईटी जेईई थोड़ा टफ लगा गेट के मुकाबले में, क्योंकि आईआईटी जेईई में आपका कंपटीशन सभी बच्चों से रहता है, सभी ब्रांचों से रहता है। बट गेट में आपका कंप्यूटर साइंस रिलेटेड रहता है, और एक फैक्टर ये भी आ जाता है कि कंप्यूटर साइंस खुद के पर्सनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो उसमें तैयारी करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। जब इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है तो तैयारी ईजिली हो जाती है। आपने गेट का प्लान कैसे बनाया कि कॉलेज में से आपने एनआईटी रायपुर के आप हैं और एनआईटी रायपुर का प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा शानदार है। तो फिर आप कैसे मतलब अपने आप को मतलब यहाँ पे डिसाइड किया कि मुझे गेट करना चाहिए? जो कि स्टार्ट जर्नी तो अपनी गेट से हुई थी और पहला अपना ऑब्जेक्टिव ये था गेट में एक अच्छी रैंक लाके फिर हम देखते हैं क्या करना है आगे। तो पहला मतलब स्टूडेंट यही जानना चाहेगा कि मतलब आपने कैसे सोचा कि मुझे गेट करना चाहिए? इसके पीछे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक्चुअली हर्षिल गुप्ता, जिसका मेरे साथ इसरो में हुआ है, वो एक्चुअली एक बार मेरे घर में आया और ऐसी नॉर्मल बात हो रहा था। मैं बोला, यार 5th सेमेस्टर आ गया, क्या करना है आगे का, कैसे? तो बोला, भाई मैं तो गेट का प्रिपेयर कर रहा हूँ, कुछ नहीं तो कम से कम एक कम अपना कोर्स के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगा। मैं बोला, अच्छा है कम से कम, क्योंकि गेट है अपना आईआईटीज़ में पढ़ने का जो था वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ नहीं तो या फिर प्लेसमेंट रिलेटेड हो जाएगा। अगर वो भी नहीं होता है तो कम से कम ये रहेगा कि हाँ, कंप्यूटर साइंस में इन डेप्थ नॉलेज जो हमको चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो अगर कोई बोलेगा कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़े, तो गेट प्रिपरेशन से तो काफ़ी अच्छी हो जाती है उसके बारे में नॉलेज।
हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है गेट पढ़ने से कि आपका जो फंडामेंटल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और मतलब जो हम यहाँ पे 90% 80% लाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर में, तो वो अलग चीज़ होती है। लेकिन एक सब्जेक्ट के अंदर में एक मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज रखना मतलब गेट मतलब एक इसके लिए काफ़ी अच्छा है कि आपका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जैसे आपने गेट का एग्ज़ाम लिखा था, उस समय मुझे याद है कि आपने मतलब आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी ही चल रही थी और मैं भी काफ़ी कॉन्फिडेंस था आप लोगों को लेकर कि आप लोग बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करोगे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, वो 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए। प्रिपरेशन अच्छी रहती है, लेकिन वो 3 घंटे उस दिन हो जाता है कभी कभी किसी स्टूडेंट का कि उस समय अच्छा नहीं परफ़ॉर्म कर पाता है। तो जैसे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था आप लोगों से लेके कि आप लोग विदिन 500 तो एटलीस्ट ला ही लोगे। मतलब बहुत वर्स्ट केस हुआ तो भी। देखिए आपका उस दिन काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, मतलब रैंक थोड़ा-सा आपकी बिगड़ गई। मतलब 15103 आपके गेट के अंदर में रैंक। तो मतलब वो एक डिप्रेशन भी है, मतलब सभी दोस्तों का अच्छा रैंक आ रहा, तो हम भी एक डिप्रेस हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। तो लेकिन उसके बाद भी आपने आपने आपकी जब जॉब लग गई, ये तो प्लस पॉइंट था कि आपके पास एक बैकअप था कि आपके हाथ में एक जॉब तो थी। लेकिन जॉब के साथ भी आपने एक फिर से प्लान बनाया अपने आप को, फिर से आपने मोटिवेट किया अपने इसरो के लिए। वो कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट किया कि हमको इसरो के लिए वर्कआउट करना चाहिए? बाकी हमारा तो साथ था ही, मैं तो हमेशा साथ देता ही रहा कि नहीं कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो, मैं मोटिवेट भी करते रहा आप लोगों को। लेकिन आपके भी माइंड में होना चाहिए ना कि हमें ये चीज़ करना है, तो आपने कैसे सोचा कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए? इसके पीछे मेनली गेट में मैं खुद एश्योर था कि मुझे ऑलमोस्ट अंडर 300 रैंक आ ही जाएगा। बट जब मैं एक पेपर दिया, रिज़ल्ट निकला, तो वो 3 घंटे में क्या होगा कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो नेगेटिव मार्किंग हुई थी मेरी, मैं मानता हूँ काफ़ी गलती थी। उस समय में ऐसा था कि मुझे किसी से बात करने का, इवन सर से भी बात करने का, मैं तो दोस्त के थ्रू सर को बताया था कि ऐसे-ऐसे हुआ है। सर से भी बात मतलब कि अब कैसे बताऊँगा सर को? पर ये था कि उस समय सर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था। मुझे अभी भी याद है कि जब गेट की सक्सेस पार्टी चल रही थी, मैं बोला सर मेरा इतना रैंक आया, मैं कैसे करूँ? सर बोलते हैं, "आ जाओ, हो जाएगा। वो तुम मेहनत की हो मुझे पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ।" तो ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा मोटिवेट की थी कि मेरे को कि कोई तो सपोर्ट कर रहा है, चाहे किसी का तो फेथ है, तो मुझे ये फेथ रखना था। तो इसीलिए फिर अब नेक्स्ट था कि नेक्स्ट इसरो था। और मुझे स्टार्टिंग से जैसे मैं बताया कि मेरा स्पेस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं बोले कि एक कंप्यूटर साइंस एंथुसियास्ट को स्पेस टेक्नोलॉजी में मिल रहा है, उससे उसके लिए इसरो से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मैं और तैयारी किया, मोटिवेट हुआ। तो तो ये एक आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट आपको मिलेगा देखने को कि बाई चांस आपका गेट में रैंक बिगड़ गया है या अच्छा नहीं आया है, तो और भी ऑप्शन ओपन होते हैं। मतलब आप गेट के अलावा और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, बिट्स पिलानी का है और जैसे इसरो का है, डीआरडीओ का है, बार का एग्ज़ाम है। मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जो टेक्निकल जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यदि आपने गेट की प्रिपरेशन की है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे यूज़ हो ही जाती हैं। मतलब हो सकता है कभी-कभी होता है कि हमारा उतना अच्छा परफ़ॉर्म हम नहीं कर पाते गेट में, लेकिन आपने ये प्रिपरेशन वाक़ई अच्छे से की है, कहीं न कहीं उसको आप यूटिलाइज़ अच्छे से कर ही लेते हैं। दरअसल अब ये है मेनली कि आपने मतलब आपने गेट की जो प्रिपरेशन की थी, उसके बाद आपने इसरो की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो कितनी परसेंट मतलब प्रिपरेशन आपकी गेट के थ्रू इसरो के लिए हो गई थी? इसके बारे पे थोड़ा-सा बताइए और आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट इसरो के लिए और लगाना पड़ा? ऐसे क्या नए सब्जेक्ट थे जो गेट में नहीं थे और वहाँ पे आपको पढ़ने पड़े? और उसके लिए कैसे आपने प्लानिंग की? मैं बता देना चाहता हूँ कि गेट का सिलेबस आपको हर जगह काम आएगा, चाहे वो इसरो हो, डीआरडीओ हो, कहीं भी हो, कोई भी पीएसयू में हो, मेनली गेट के सिलेबस के बेसिस पे ही होते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप गेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 85 टू 90% सिलेबस क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मेन मेरे केस में ये था कि मेरे नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा थे, तो मुझे उसको कम करना था, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ा। प्लस इन डेप्थ जो थोड़े बहुत नॉलेज थे, जो 1-2 टॉपिक छूट गए थे, उसको प्रिपेयर किया मैं। मतलब आप ये बता सकते हैं कि क्या आप आपके मतलब जो आपने रिटन क्लियर करने के बाद आपका जब इंटरव्यू हुआ, उसमें किस टाइप के, चूँकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मतलब मेनली यही जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू बहुत सारे का क्वेश्चंस रहता है, सर वहाँ पे हिंदी में इंटरव्यू होता है या इंग्लिश में इंटरव्यू होता है? और दूसरा यहाँ पे कि आपसे क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए? तो उस पे यदि आप थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे तो शायद उनको जा आपके जो जूनियर्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा चीज़ों से लेके। यदि आपको कुछ क्वेश्चंस याद हों तो आप थोड़ा बताएँगे तो अच्छा रहेगा। इंटरव्यू बेसिकली उनका ये नॉलेज रहता है कि वो ये चेक करते हैं कि आपका जो जो आप सब्जेक्ट प्रिपेयर किए हैं उसमें आपकी कितनी अच्छी कमांड है। वो बेसिकली जाते ही आपसे ये पूछेंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट में किए हैं, तो 3 या 4 सब्जेक्ट पूछते हैं हमसे कि ये सब्जेक्ट में आप पढ़ें, वो आपके ऊपर रहता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के गए हैं। बट हाँ,
जो सब्जेक्ट आप पढ़ के गए हैं उस पे आपकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि मुझे ये सब्जेक्ट आता है, अगर उसमें आप नहीं दे रहे आंसर, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। अगर वो सब्जेक्ट नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बोल सकते हैं। मेनली ये चेक करते हैं उन लोग कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नहीं आ रहा है, वो जबकि ज़्यादा प्लस है बाकायदा कि आप गलत आंसर दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरी पैनल बैठती हैं, ऑलमोस्ट 12 to 15 लोग रहते हैं और हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट रहते हैं। तो उनके सामने आप घुमा फिरा के बात नहीं कर सकते। अगर नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए नहीं आ रहा है, बट हाँ, मैं इस क्वेश्चन में ट्राई कर सकता हूँ। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो जाती है कि उनको भी लगता है कि आप ट्राई करना चाह रहे हैं, और अगर गलत भी होता है तो उनको पता है हाँ इनको नहीं आ रहा, फिर भी ट्राई कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है इसरो के लिए। एंड देन बेसिक जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप गेट का प्रिपेयर किए हैं तो आप इंटरव्यू आराम से क्रैक कर सकते हैं। मुझे क्वेश्चंस एक दो था, जैसे कि इथरनेट फ्रेम का लेंथ क्या होता है, एंड एक TOC में मशीन बनाने बोले थे, ट्यूरिंग मशीन के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, तो एंड ऑल ऐसी क्वेश्चंस थे। एक या दो क्वेश्चन वो बोर्ड पे बोलते हैं सॉल्व करने के लिए, बट वो काफ़ी इजी रहते हैं, तो हो जाता है आराम से। कुछ लोग क्वेश्चन ये रहता है कि आपका इंटरव्यू हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है? मेनली उन लोग इंग्लिश ही प्रेफर करते हैं, बट हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है इंग्लिश में, आप हिंदी में भी दे सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश में ही दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो भी रहते हैं सब साउथ के रहते हैं, चाहे बड़े बड़े पोस्ट पे रहते हैं, तो उनको हिंदी में थोड़ा आई गेस मुश्किल रहता है, मुझे एकदम कंफर्म आइडिया नहीं है, बट हाँ, इंग्लिश में देंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे आपके कॉलेज में मतलब काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है एनआईटी रायपुर के अंदर में, तो स्टूडेंट अभी जितने भी स्टूडेंट मैं देखता हूँ काफ़ी सेटिस्फाई रहते हैं, सर हमारा तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, तो फिर मैं गेट या कैट या किसी जेआरई की तैयारी क्यों करूँ? मतलब बहुत रिस्क कम रहता है उनके प्रिपरेशन करने की। मतलब इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब आप क्या ऐसा बताना चाहोगे या बोलना चाहोगे सेकंड ऑप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं इस पे क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? जैसा कि सर ने पहले बताया था कि मेरा खुद प्लेसमेंट हो चुका था, इन्फो एज करके कंपनी है, उसमें काफ़ी अच्छे पैकेज में हुआ था, अराउंड 9 lakhs के। बट ये था कि अब एक रेपुटेशन का सवाल आ जाता है कि आपको पैकेज ज़्यादा चाहिए कि रेपुटेशन ज़्यादा चाहिए। इसरो में भी पैकेज काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई दो वो नहीं है, बट हाँ, एंड बात ये रही कि सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए। आपका जैसे कि गेट खाली आप आईआईटी एडमिशन एंड पीएसयू सिलेक्शन में काम नहीं आएगा। अगर आप उसमें जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू, जो कंपनी इंटरव्यू होती है वो सीधा क्लियर हो जाता है, एंड एप्टीट्यूड टेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार गेट देने से ऑल इन वन पैकेज रहता है, इससे आपको रिक्रूटमेंट भी तैयारी हो जाती है, पीएसयू में भी सिलेक्शन हो जाता है, अगर आईआईटीज़ करना आईआईटीज़ कर सकते हैं, प्लस डोमेन नॉलेज तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ऑप्शंस बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट मिलता है गेट करने से। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मतलब एडवाइस देना चाहेंगे, जो व्यूअर्स हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस विज़न से आगे बढ़ना चाहिए? मेनली मैं यही कहना चाहूँगा कि बस लगे रहो, जो एक अपना एस्पिरेशन है उस पे लगे रहो, क्योंकि जैसे कि मेरा गेट का क्लियर नहीं हो पाया था अच्छे से, बट सर का फेथ था, दोस्तों का फेथ था, तो मैं करते करते आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। तो लगे रहो, भिड़े रहो, अपना जो भी एस्पिरेशंस है, जो भी है, क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगर ओवरऑल देखना है, आपको डोमेन नॉलेज चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो एक बार गेट के लिए ज़रूर सोचें। तो अपना कुछ कंपनी का एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे? कैसा काम किया आपने? कुछ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। मेनली मैं कंपनी में 8 महीने ही खाली काम किया हूँ, बट कंपनी वो काफ़ी अच्छी कंपनी थी, आपने नाम सुना भी होगा। इन्फो एज करके है, naukri.com, 99acres.com उनकी सब्सिडरी है। तो बेसिकली मेरा पोस्टिंग 99acres.com में हुआ था। वहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे हैं, वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा है, पर मेनली यही है कि रेपुटेशन एंड ऑल उस पे सवाल आ जाता है, तो इसलिए मैं उसको छोड़ के आ रहा। और काम अच्छा है, लोग अच्छे हैं। मेनली ये रहता है कि जो आपका इसरो का एग्ज़ाम है या इसरो की जॉब है,
बार की जॉब है या और भी जितने भी पीएसयूज़ की जॉब होती है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होती है। रिस्पेक्टफुल इतनी ज़्यादा होती है कि लोग सोचते हैं कि हम एक रिस्पेक्टफुल जॉब करें, और सभी का सपना भी होता है कि हमको ऐसी जॉब, ऐसा नहीं कि आप कंपनी के हैं तो रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं, वो भी एक रिस्पेक्टफुल जॉब है। लेकिन एज़ ए इसरो देखा जाए तो काफ़ी मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं उसके आगे कि कितना क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो सब कोई सेकंड ही हो जाता है यहाँ पे। तो एक मतलब अच्छा है, चलिए आप लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, और हमारी तरफ से और आईगेट की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और लाइफ में और आगे बढ़ें आप, और ऐसी शुभकामना आपके साथ। थैंक यू।